गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं परिन सर। कई बच्चे जो स्कूल में होते हैं वो ओलंपियाड की एग्ज़ाम देते हैं। स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट अपनी जो है भारत सरकार जो स्कॉलरशिप देती है तो उनकी भी एक एग्ज़ाम होती है, तो वो एग्ज़ाम देते हैं जिससे आपको हर मंथली आपको कुछ ना कुछ अमाउंट स्कॉलरशिप के फॉर्म में मिलता है। तो वो जो एग्ज़ाम्स होती है उसमें एक सब्जेक्ट होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। वो कुछ अलग टाइप का मैथ्स है, एक मैथ्स ही है। इसी तरह जो बच्चे बैंक की एग्ज़ाम देते हैं, रेलवे की देते हैं, पोस्ट ऑफिस की देते हैं एग्ज़ाम, जो गवर्नमेंट जॉब कहते हैं, जिसे बैंक की एग्ज़ाम को आईबीपीएस भी कहते हैं, आरबीआई की भी एग्ज़ाम आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ऐसे ही बहुत सारी एग्ज़ाम, रेलवे की तो बहुत ही एग्ज़ाम आती है। तो वो जो एग्ज़ाम्स होती है उनमें भी कई सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट होता है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब कुछ डिफरेंट टाइप का कोई मैथ्स है। उसी तरह जो एसपीएससी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे महाराष्ट्र के बच्चे हैं तो वो एमपीएससी की एग्ज़ाम देता है, तो वो होता है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। गुजरात के बच्चे हैं तो जीपीएससी, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसे हर एक स्टेट की पीएससी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशंस की एग्ज़ाम होती है, जिससे वो लोग बच्चे मामलतदार, तलाटी या मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का जॉब वो कर सकते हैं, वो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, ठीक है। या फिर यूपीएससी की एग्ज़ाम होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये यूपीएससी है वो है इंडिया लेवल की एग्ज़ाम है, जिसमें से बच्चा आईएएस बन सकता है। आईएएस मतलब कलेक्टर बन सकता है, इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकता है, कस्टम ऑफिसर बन सकता है, इंडियन पुलिस सर्विसेज में जा सकता है, आईपीएस में। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी होता है और इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी होती है। इंडियन फॉरेन सर्विस मतलब वो एम्बेसीज में जॉब करता है। तो ऐसी जो एग्ज़ाम होती है उसमें भी ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट आता है। सिमिलरली जो बच्चा आईआईएम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आईआईएम मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब के उस एमबीए की एग्ज़ाम है वो, और वो जो एग्ज़ाम है उसका जो नाम है वो कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट, उसकी प्रिपरेशन कर रहा है। या फिर वो सीमेट की प्रिपरेशन कर रहा है, कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। एमबीए पूरे इंडिया में कहीं भी एमबीए या एमसीए की कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसको सीमेट की एग्ज़ाम देनी है। सीए की प्रिपरेशन कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो सीपीटी जो उसका जो मतलब होता है, ये सब में भी उसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। स्कॉलरशिप एग्जाम बाय फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, अगर वो फॉरेन में जाना चाहता है और तो कई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम लेती है, और अगर वो पास करता है तो उतना परसेंट उसकी फ़ीस में से कम हो जाता है। वो तो बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि वो डॉलर या पाउंड में कम होता है। तो ये सब एग्ज़ाम्स होती है। उसमें वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट आता है, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, जनरल नॉलेज आता है। लेकिन इंग्लिश जनरल नॉलेज क्या है, चलो तो जनरल नॉलेज तो आप रीडिंग से भी कवर कर सकते हो। इंग्लिश क्या है तो वो आप मतलब कर सकते हो, आप इतने सालों से पढ़े हो। लेकिन ये जो रीजनिंग आता है वो टोटली कुछ अलग सब्जेक्ट है और वो कुछ पैटर्न पे चलता है, वो भी मैं आपको करवाऊँगा। और ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है वो कुछ अलग ही सब्जेक्ट है। अलग सब्जेक्ट मतलब है तो एक मैथ्स ही, लेकिन आज तक स्टैंडर्ड 1 से लेके कॉलेज तक भी हम ऐसा मैथ्स नहीं पढ़े हैं। एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई ऐसा कौन सा मैथ्स है। तो समझो, अगर मुझे कहा जाए 7 नवंबर 1873, 7 नवंबर 1873 के दिन कौन सा डे था, कौन सा डे था मतलब संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, कौन सा डे था। तो हम सोचते हैं भाई ये कैसे काउंट करें। अच्छा, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि समझो 12 जनवरी 1977 के दिन अगर वेडनेसडे है, 12 जनवरी 1977 के दिन अगर वेडनेसडे है तो 12 जनवरी 1985 के दिन कौन सा डे है। ठीक है, तो 77 का दिया हुआ है 1977 का, तो 1985 का कौन सा डे है। डेट एंड मंथ तो सेम है, ईयर डिफरेंस हो गया है, तो इसका जो कैलकुलेशन है। या फिर ऐसा कहते हैं कि समझो आज संडे है तो आज से 200 दिन बाद कौन सा डे होगा। तो ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस को कैलेंडर चैप्टर में इंक्लूड किया जाता है। तो हम पढ़ते हैं कैलेंडर। देखो, सबसे पहले कैलेंडर पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। कई बच्चे क्या करते हैं कि शॉर्ट फार्मूला जो है ना वो फार्मूला बाय हार्ट कर देते हैं, वो कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हैं। तो तकलीफ वहाँ पे ही होती है क्योंकि उन्होंने फार्मूला बाय हार्ट कर दी। तो जरूरी नहीं है कि वो फार्मूला के बेस पे ही क्वेश्चन पूछेंगे, वो कोई कॉन्सेप्ट के बेस पे पूछा तो वो गया काम से। ठीक है,
मतलब अगर उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको शॉर्ट फॉर्मूला बाय हार्ट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको मालूम है वो कहाँ से आई फॉर्मूला, नंबर 1। नंबर 2, बेनिफिट क्या है, उसको समझो थियोरेटिकल पार्ट में से भी क्वेश्चन पूछा तो वो कर पाएगा, ये उसका बेनिफिट है। ठीक है, तो देखते हैं ये चैप्टर का स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो सन है, SUN, सन, सूर्य। ठीक है, सन के आसपास, सन के अराउंड में अर्थ घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है। तो पृथ्वी को अर्थ के अराउंड घूमने में टोटल कितने दिन लगते हैं? हमें मालूम है कि भाई टोटल 1 ईयर लगता है, लेकिन वो 1 ईयर इक्वल टू कितने दिन है? तो एक्चुअली आंसर जो है वो 365.24218 करके डेज आते हैं। ये पीछे भी बहुत सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग कि भाई कैलकुलेशन करना है, अब उनको 1 ईयर में अरेंज करना है ये सबको, तो ऐसा लिया जाता है कि ये जो टोटल डेज है उसको लिखते हैं 365.2425 डेज, ऐसा लिख देते हैं। तो ऐसा लिखने से हमने नंबर थोड़ा ज़्यादा लिया, यहाँ तो 218 था और हमने ले लिया 25। एक्चुअली ये नंबर तो अभी आगे चल रहा है, फिर भी हमने ले लिया सिर्फ 2425 पे, मतलब हमने ज़्यादा नंबर ले लिया। तो मतलब क्या करते हैं, हर साल जो टाइम है वो टाइम में थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ी सेकंड्स माइनस करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस सेट करने में थोड़ी सेकंड्स ज़्यादा हो गई तो वो सेकंड्स को वो लोग माइनस कर देते हैं। इन शॉर्ट अगर हम सोचे तो अर्थ को सन के अराउंड पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितने डेज लगते हैं, हाउ मेनी डेज? तो हमें कैलकुलेशन में लेना है 365.2425। अब ये समझो कि अगर मैं इसको इंटू 100 करूं, एक्चुअली ये जो है ना वो 1 ईयर है, इंटू 100 करूंगा तो वो 100 ईयर्स हो जाएंगे, समझना इजी है। मैं एक काम करता हूं, इसको इंटू 100 करूंगा, इससे अच्छा मैं ऐसे करता हूं कि इनको 2 पार्ट में ब्रेक कर देता हूं। एक है 365 पॉइंट, ये जो है ये डेज है, एक जो है वो 365 ही ले लेता हूं चलो, और एक ले लेता हूं 0.2425 डेज, समझिए। अब जो मैं इंटू 100 करता हूं वो दोनों को हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे भी इंटू 100 करता हूं, यहां पे भी इंटू 100 करता हूं, तो क्या आएगा समझिए। यहां इंटू 100 करूंगा तो वो 100 ईयर्स हो जाएंगे, क्योंकि 365 डेज इक्वल टू 1 ईयर है, तो ये 100 ईयर्स हो गए। अब ये जो है ना, यहाँ इंटू 100 करूंगा ना तो मेरा 24.25 डेज आएंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि फर्स्ट 100 ईयर्स का जो गैप है, फर्स्ट 100 ईयर्स का जो गैप है, फर्स्ट 100 ईयर्स मतलब फर्स्ट ईयर 1 से चालू करके 100 तक में, अगर मुझे ये डेज को डालना है, मतलब एक्चुअली तो क्या है कि 1 to 100 ईयर्स में हर एक ईयर में 365 डेज तो है, लेकिन कैलकुलेशन में इतने डेज ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो 24 डेज को 100 ईयर्स में डालना है। तो कोई बच्चा कोई पर्सन ऐसा भी कर सकता है कि चलो 1 to 24 में डाल दूँ, मतलब क्या हो गया 1 से लेके 24 तक में अगर मैं एक एक दिन डाल दूँ, ठीक है, तो वो हो जाएंगे 366 डेज वाले 24 साल, और बाकी के सब साल 365 डेज वाले, क्योंकि ये 24 डेज मैंने उनको बांट लिया 1 to 24 में। लेकिन ऐसा नहीं करते, इक्विलिब्रियम करने की स्टार्ट करते, मतलब ट्राई करते हैं। तो मतलब क्या करते हैं कि भाई 100 ईयर्स से डिवाइड बाय 24 किया तो 4 पॉइंट समथिंग आया, तो मतलब हर 4 ईयर्स, एवरी 4 ईयर, मतलब एक होगा 4th, तो वो 4th है, जो 4th ईयर है उसको 366 डेज दे दिए, मतलब कि एक दिन उसमें डाला, ठीक है। फिर जो 8th ईयर है उसमें 366 डेज दे दिए, मतलब क्या हो गया एक दिन इसमें डाला, ठीक है। फिर 12th ईयर है उसमें 366 डेज दिए, मतलब एक दिन इसमें डाल दिया, ठीक है। फिर 16th ईयर है, मतलब हर 4 साल में हमने एक एक दिन डाला,
देखो ये कौन सा मतलब लीप ईयर था 366 डेज वाला, तो वो 4 × 1 मतलब वो फर्स्ट था, हर 4 साल में हम एक डाल रहे हैं। ये जो 8th ईयर है वो 4 × 2 मतलब वो सेकंड लीप ईयर है, सेकंड लीप ईयर, क्योंकि पहला 4 है तो दूसरा 8 है। अब तीसरा 4 साल के बाद कौन सा आएगा, तो ये तीसरा है, ये चौथा है। ऐसे करते करते मुझे डालना था टोटल 24 डेज, तो 24 डेज मतलब 4 × 24 मतलब वो क्या हो जाएगा 96। ठीक है, तो यहाँ पे 360 डेज आ जाएंगे। समझने की बात यहाँ पे है, क्या समझना है कि आपके जो 24 डेज आपको जो डिस्ट्रीब्यूट करने थे वो तो 96 ईयर्स तक में सब डिस्ट्रीब्यूट हो गए, क्योंकि वो 24 दिन हो गए। ठीक है, मतलब ये हुआ कि 1 to 100 ईयर्स में, पहले जो 100 साल है, पहली 100 साल, तो वो पहले 100 साल में जो 100 है ना, 100 वो लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे 24 दिन डालने थे तो 4 में डाला, 4th ईयर में, तो वो 365 था तो उसका 366 हो गया। फिर 8 में डाला, फिर 12 में डाला, फिर 16 में डाला, फिर 20 में डाला, ऐसे करते करते 96 में डाला, तो मेरे 24 जो डेज एक्स्ट्रा थे वो इसमें कंप्लीट हो गए। समझ में आता है? मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कैलकुलेट करूं कि देखो 1 to 100 ईयर्स में, 1 to 100 ईयर्स में टोटल लीप ईयर कितने होंगे, तो 24 ही होंगे, 24 लीप ईयर, सिर्फ 24 होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे जो 24.25 होने के कारण 24.25 होने के कारण 24 ही लीप ईयर निकलेंगे, क्योंकि ये 0.25 को मैं 21 तो नहीं ले सकता, वो 25 नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? 24.25 तो मैंने 24 ले लिया, 0.25 को मैंने छोड़ दिया मतलब इसका भी कुछ कैलकुलेशन होगा। चलो अब 101 से लेके 200 ईयर्स तक टोटल लीप ईयर कितने आते हैं, तो वापस वही कैलकुलेशन है कि भाई ये 101 से लेके 200 ईयर्स मतलब वापस 100 साल हो गए। तो 100 साल है तो ये जो पार्ट है उसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 24.25 आएगा। तो वापस मेरे पास 24 दिन आएंगे, मतलब 24 ही लीप ईयर मैं बना पाऊंगा। वैसे ही 201 से लेके 300 ईयर्स तक टोटल लीप ईयर कितने आएंगे, तो 24 ही आने वाला है। कैलकुलेशन तो सेम चलेगा, क्योंकि ये भी 100 साल है, 201 से लेके 300, 201 भी आपको काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 100 साल है, तो 100 साल में लीप ईयर कितने आएंगे, तो ये 24.25 के कारण 24 ही लीप ईयर बनेंगे। और अब मेन इसमें समझना है आपको टोटल लीप ईयर कितने आएंगे। देखो ये 301 से लेके 400 मतलब वो वापस 100 साल है, तो इसमें लीप ईयर कितने आएंगे, तो इसमें 25 आएंगे। क्यों? तो क्यों का रीज़न ये है कि एक्चुअली देखो यहाँ पे जो था, यहाँ पे वो 24.25 था। ठीक है, यहाँ पे पहले 100 साल में, तो उसमें से मैंने 24 तो यूज़ कर लिए, तो बाकी कितना बचा 0.25, तो 0.25 को मैंने अलग से बैलेंस रखा है। अब जब दूसरा 100 साल आया तो वापस 24.25 था, उसमें से 24 तो मैंने यूज़ कर लिए, तो बैलेंस मेरा बचा 0.25 वापस। ठीक है, तीसरे 100 साल में भी सेम कैलकुलेशन कि मेरा 0.25 बैलेंस बचा, 24 तो मैंने यूज़ कर लिया। लेकिन चौथा जो 100 साल है 301 से लेके 400 में मेरा 24.25 जो पूरा जो था, तो वो आगे के जो 0.25 3 टाइम्स बैलेंस बचे, और इसमें भी एक 0.25 है, तो ये जब एडिशन करेंगे तो पूरा एक दिन हो जाएगा। 25 4 100, आप एडिशन करोगे तो पूरा एक दिन हो जाएगा, बराबर। इसका एडिशन करेंगे तो 20 कैरी 2, देखिए ये 2 + 2 + 2 5 टाइम्स है, मतलब 10 कैरी 1, तो ये हो गया 25.00, मतलब ये 25 डेज हो गए। और इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 301 से लेके 400 तक 400 भी लीप ईयर है, जबकि ये सब में 100 200 300 लीप ईयर नहीं थे। क्यों?
क्योंकि इनका 24 डेज का जो बंटवारा था, जो डिस्ट्रीब्यूशन था, वो 96 तक ही खत्म हो जाता था। यहाँ 196 तक खत्म हो जाता था, यहाँ पे 296 तक खत्म हो जाता था, लेकिन यहाँ 400 भी लीप ईयर बनता है क्योंकि उसमें 25 डेज है। अब समझिए मेन चीज, हम लोग ऐसा सोचते थे कि जब लीप ईयर का कैलकुलेशन करते थे तो हम लोग कैलकुलेशन क्या करते थे कि अगर किसी ईयर को हम 4 से डिवाइड कर पाए, मतलब इफ द ईयर इज डिविजिबल बाय 4 देन इट इज अ लीप ईयर, हम ऐसा सोचते थे। लेकिन वो अपनी जो सोच है वो गलत है। कहाँ पे गलत है? सही है, वो भी सही है, लेकिन अगर वो गलत कहाँ पे है, तो वो गलत है अगर वो कंप्लीट सेंचुरी है। तो समझो, अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि भाई 2116 ये लीप ईयर है कि नहीं है, तो वो कैलकुलेशन आप सही है कि चलो आप ऐसा करो, 2116 डिवाइड बाई 4 करो, तो 4 5 20, ये 1 बचा, 11 4 2 8, ये 3 बचा, 36 4 9 36, ये 0। मतलब 2116 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है, तो ये अपना कैलकुलेशन सही है। लेकिन ये कैलकुलेशन गलत कहाँ है? तो जब ये जो नंबर है वो कंप्लीट सेंचुरी है ना, तो कंप्लीट सेंचुरी मतलब पीछे 00 है, तो जैसे कि समझो 100, आप 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 8, 2 0, 4 5 20, तो 0। मतलब हमें दिख रहा है कि 100 जो है वो 4 से डिविजिबल है, लेकिन हमें मालूम है कि 100 जो है ना वो लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि लीप ईयर का डिस्ट्रीब्यूशन तो 96 तक खत्म हो जाता है, 100 लीप ईयर होता ही नहीं है। सिमिलरली अगर मैं 200 को 4 से डिवाइड करूंगा तो वो डिविजिबल होगा, लेकिन वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो हाँ, लेकिन 400 जो है, 400 उसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो डिविजिबल हो रहा है, लेकिन 400 लीप ईयर है। तो अब ये पीछे 00 है, तो कैलकुलेशन कैसे करना है, कैसे सोचना है? तो सोचना ये है कि अगर कोई ईयर को, अगर कोई सेंचुरी मतलब पीछे 00 है, ऐसा आपको समझ लेना है, सेंचुरी मतलब, ठीक है। तो अगर कोई सेंचुरी 400 के मल्टीपल में है तो वो लीप ईयर है, अगर वो 400 के मल्टीपल में नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं है। देखो 1 to 100 24 लीप ईयर्स, 101 to 200 24, 201 to 300 अगेन 24 लीप ईयर्स, 301 to 400 25 लीप ईयर्स। अब वापस कैलकुलेशन होता है सेम, 400 के बाद क्या आएगा? 401, 401, तो 401 से लेके 500 24 ईयर्स, 501 से लेके 600 24 ईयर्स, 601 से लेके 700 24 ईयर्स, 701 से लेके 800 25 ईयर्स, 25 लीप ईयर्स। ठीक है, देखो मतलब कहाँ पे आया? 800 पे। अब वापस यहाँ पे कैलकुलेशन करो तो 801 से 900 आएगा जो 24 लीप ईयर दे रहा है, 901 से 1000 आएगा वो भी 24 लीप ईयर दे रहा है, 1001 से 1100 आएगा वो भी 24 लीप ईयर दे रहा है, 1101 से लेके 1200 आएगा वो वापस 25 लीप ईयर देगा। तो 25 लीप ईयर कौन कौन दे रहे हैं? 400, 800, 1200, 1600, 2000, मतलब द मल्टीपल ऑफ 400। ये हमें समझना है। अगर आप चाहो तो गूगल पे चेक कर सकते हो कि 2000 लीप ईयर है कि नहीं है, तो वो 2000 लीप ईयर है। क्यों लीप ईयर है? क्योंकि वो 400 के मल्टीपल में आता है, उसके पास टोटल 25 लीप ईयर्स है, तो वो अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो 400 को भी लीप ईयर मिल रहा है, उसको भी लीप ईयर बनने का चांस मिल रहा है। तो 2400 के मल्टीपल में है। अब आप चेक और करना सर्च इंजन पे, और चेक करना 1900 लीप ईयर है कि नहीं है। 1900 वैसे अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर रहे हो 1900 को, देखो डिवाइड बाय 4 कर रहा हूँ तो क्या आएगा? 4 4 16, ये आएगा 30, 4 7 28, ये आएगा 20, 4 5 20। देखो ये डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 400 के टेबल्स में ही नहीं है। मतलब हमारा कैलकुलेशन ये रहेगा कि अगर कोई ईयर कंप्लीट सेंचुरी है
मतलब पीछे डबल ज़ीरो है तो वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए, 400 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो ही वो लीप ईयर है, वरना लीप ईयर नहीं है। और अगर सिंपल ईयर है, जैसे फिर आगे देखा था 2116, ऐसे मतलब डबल ज़ीरो वाले नहीं है, पीछे डबल ज़ीरो नहीं है, तो आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो कि भाई 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है, वरना नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि भाई लीप ईयर का कैलकुलेशन कैसे करना है। यही चीज़ को हम टेबुलर फॉर्म में ले लेंगे तो थोड़ा समझना ईजी हो जाएगा। और फिर हम ऑड डेज का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ऑड डेज क्या है? ऑड डेज 3 अलग अलग तरीकों से आपको ऑड डेज फाइंड करने हैं, ठीक है। सिर्फ डेज है तो ऑड डेज कैसे फाइंड करें, ईयर है तो ऑड डेज कैसे फाइंड करें, सेंचुरीज है तो ऑड डेज कैसे फाइंड करें। और फिर अपना मेन चैप्टर स्टार्ट होगा, कैलेंडर। मतलब फर्स्ट सम्स जो अपने होंगे वो ये होंगे कि कोई भी तारीख दे दो, जैसे 5 नवंबर 1875 कौन सा डे है, तो हम वो पूरा कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।